बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ अब। और आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कल भी मैं देख रही थी जो बजट की सारी ट्रांसमिशन थी वो आप कंडक्ट कर रहे थे। और आज मुझे ये था कि आज भी आप लीड करते, लेकिन इन्होंने मुझ पर छोड़ा तो इतने दिनों के बाद जो है वो, चूंकि कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बजट की माली साल 2021-22 का बजट पेश किया गया है। और हम बरसों से बहैसियत अवाम और बहैसियत जर्नलिस्ट हम लोग देखते आए हैं, और बहैसियत सहाफ़ी जो है वो अमूमन हम ये देखते हैं कि कहा जाता है हर मर्तबा, और नाक़िदीन तो बहरहाल ये कहते ही हैं कि बजट जो है वो इतना अच्छा नहीं है और तनकीद ज़्यादा होती है। लेकिन इस मर्तबा ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि जो बहुत से नाक़िदीन हैं वो भी ये कह रहे हैं, बहुत से जो माहिरीन मौशियात हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ा ही मुतवाज़न और करेक्टिव बजट जो है वो पेश किया गया। यानी गुज़श्ता 2 बरस भी जो बजट में खामियां थी उनको शायद दूर करने की जो है वो कोशिश की गई है। और इसमें आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 8,487 अरब का ये बजट था, और इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं, खासतौर पर डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। सोशल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं, रकम जो है वो मुख्तस की गई है। इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, और वो अहम सेक्टर्स जिनके ऊपर बिलखुसूस फोकस किया गया है उनके हवाले से आज अहाता करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सोशल सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो एहसास प्रोग्राम है ख़ास तौर पे, उसमें इस मरतबा 260 अरब रुपए जो हैं वो उसके लिए रखे गए हैं, जिससे ये एक तासुर मिला है कि हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो क्या हैं, और आइंदा माली साल में जो गरीबों की इमदाद है, उनकी सेहत है, उनकी एजुकेशन है, बराह रास्त जो इमदाद है उसको तरजीह दी गई है। और इसी हवाले से आज हमने मदु किया है अपने प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की रूह रवां एहसास प्रोग्राम की स्पेशल असिस्टेंट ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी, सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, एक ऐलान तो एहसास कैश ग्रांट में इजाफे का किया गया है, जो 12,000 से गालिबन 13,000 जो है वो कर दिया गया है। एक तो मैं ये चाहूंगी कि काइंडली वजाहत कर दीजिए कि कब से होगा, इसका जो दूसरा मरहला शुरू होगा, क्या उसके साथ ही अगले हफ्ते से जो हो रहा है उसके साथ ही इसमें इजाफा कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो 6 माह जो पेमेंट है 12,000 की, उसको जो 13,000 किया जा रहा है, उसका इतलाक जनवरी से होगा जी, जनवरी 2022 से होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक जरा थोड़ी चीज क्लैरिफाई कीजिएगा, जो कल स्पीच थी उसमें 260 अरब रुपए का फाइनेंस जो मुशीर खजाना है उन्होंने जिक्र किया, जो डॉक्यूमेंट है उसमें 250 है, ये जरा क्लैरिफाई कर दें कि असल फिगर क्या है। जी, इसमें एहसास की क्योंकि बहुत सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, तो उसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज की जो बजट आप मिला के देखें तो 260 बनते हैं। 260 बनते हैं। और ये स्पेसिफिकली जो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो एलोकेशन है वो भी ज़रा डिफाइन कर दें, और BISP के बारे में जो बात की है या उसके बारे में उसके हेड के अंदर जितनी भी एलोकेशन है वो भी थोड़ी सी ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। क्योंकि BISP सबसे जो एक्सपेंसिव जो है वो होता है, जो कि एहसास की कफालत है, वो सबसे कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए मुस्तहिक खानदानों को 2,000 रुपये मांगना मिलता है। तो इसलिए BISP का बजट 250 अरब है, बैतुल माल का बजट जो है 6 अरब है, और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड को 2 अरब दिए गए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एहसास कफालत प्रोग्राम जो है उसमें 1 करोड़ लोगों को जो है वो शामिल किया जा रहा है, ज़रा इसकी भी थोड़ी काइंडली आप अगर वजाहत कर दें। और इसमें अपील का एक तरीका कार जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो वो क्या है, ज़रा थोड़ा सा वो भी अगर आप हमें बता दें और देखने वालों को बता दें तो ज़रा वाजे हो जाएगा। जी, तो पहले तो ये कि जो एहसास इमरजेंसी कैश है, इस अगले हफ्ते से जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हम 1 करोड़ 20 लाख खानदान को कवर करेंगे, और अगले साल से जनवरी 2022 से जो है 1 करोड़ खानदान वो रेगुलर ट्रीटमेंट में शामिल होंगे, क्योंकि एहसास इमरजेंसी कैश एक है जिसको तो हम सिर्फ कोविड के तकाजुल
फिर अगले साल से इंशाल्लाह जनवरी से ना सिर्फ जो 6 महीने की रकम है उसको 12,000 से 13,000 रुपये किया गया है, बल्कि खानदानों की जो हद है उसको भी 60-70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और हमने इस चीज का फैसला किया है कि अब हम एक अपील का प्रोसेस भी लाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिली दोस्त हैं जिसमें से खातून बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, और सर्वे करने से पहले उनके हालात और सर्वे के बाद तो हमने डॉक्टर साहब एक सवाल है और थोड़ी सी आपकी आवाज़ का इशू है, अगर ज़रा आप थोड़ा ऐसे एरिया में आ जाएं अगर पॉसिबल हो। क्वेश्चन ये है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के 25% ये इसमें इजाफा है इसके बजट में जो माली साल चल रहा है और अगले माली साल जो आएगा तो उसमें, तो ये आपकी तरफ से डिमांड थी जो पूरी हो गई, ज़्यादा डिमांड की थी जो पूरी नहीं हुई, और इसके साथ क्योंकि अभी ये पास होना है, ये प्रपोज्ड है सारा, सो मज़ीद आप चाहेंगी कि कोई इजाफा इसमें हो, या आप समझती हैं कि दिस इज़ इनफ, ये जितनी अमाउंट है काफ़ी होगी अगले माली साल के लिए? देखिए जी, हमने डिमांड तो पहले 290 की थी, मगर फिर हमने अपनी कैपेसिटी को देखते हुए किया, और जब हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएशन की तो हमने ये समझा कि बेहतर है हम 250 की फाइनली डिमांड करें, एज डिपार्टमेंट की फाइनली डिमांड करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी रकम है, इसको प्रॉपर्ली करना और यूटिलाइज करना एक टाइमली तरीके से, और अगर ये हम अगले साल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बजट जो रखा गया है, मुख्तस किया गया, आप क्या समझती हैं कि एहसास प्रोग्राम की अम्ब्रेला के अंडर जितने दीगर प्रोग्राम्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिस पे सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि तवज्जो देने की ज़रूरत है या फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए जी, अब एहसास के दायरे कार में बहुत से प्रोग्राम चलते हैं, और हमारी इस साल की प्रायोरिटी है कि हम अपने वन विंडो ऑपरेशन जो हैं उनको फैलाएं, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं मगर वो फ्रेगमेंटेड हैं, वो एक जगह पे कंसोलिडेटेड नहीं है। लोग, हमें कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है और लोगों को सर्विसेज एक्सेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते हमने पहला अपना वन विंडो सेंटर खोला है, और वो खाली एक फिजिकल सेंटर नहीं है, उसके साथ डिजिटल इंटरफेसेस हैं, फ्रंट फेसिंग, बैक ऑफिस रिलेटेड मोबाइल ऐप्स हैं, इंफॉर्मेशन पोर्टल्स हैं, और डेटा इंटीग्रेशन का निज़ाम है, प्लस एक वन विंडो बेनिफिशियरी सिलेक्शन एंड टारगेटिंग पॉलिसी है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी जो हमने 2 साल में इसका लाहेअमल बनाया, उससे अमल दरामद किया, उसको एग्जीक्यूट किया और पहला सेंटर खड़ा किया। अब हमारे लिए और सेंटर बनाने बड़े आसान हो गए हैं, हो गया है, और इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट ये कि हम हर जिले में 50 सेंटर खोलेंगे, एंड इवेंचुअली हर तहसील में भी ये इसको नाफिज होगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि जैसे जैसे प्रोग्राम स्केल अप होते हैं उनको लोगों को फैसिलिटेट करें कि वन दो ऑपरेशन करें, नंबर 1। सेकेंडली जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि जो हमारा सर्वे है उसको मुकम्मल करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस है वो मुकम्मल होने जा रहा है, 92% ये कंप्लीट है, और जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा तो अखबारों की नई तयन उसके बेसिस पे हो सकेगा। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, और जो प्रोग्राम है वो तो हम, जैसे कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कुछ प्रोग्राम नेशनल हैं, कुछ प्रोग्राम जो है वो मखसूस डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपस्केल कर रहे हैं, और कुछ प्रोग्राम जो है वो अभी कंसेप्चुलाइजेशन देते हैं। साथ नशोनुमा जो है उसको हम 14 से 50 डिस्ट्रिक्ट में अपस्केल कर रहे हैं। जो तालीम बच्चियों की तालीम का प्रोग्राम है, तो पहले सिर्फ प्राइमरी से होता, प्राइमरी स्कूल के लिए होता था, अब इसको सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मैसिव अपस्केलिंग हो रही है प्रोग्राम की, साथ साथ वन विंडो ऑपरेशन आ रही है, नया सर्वे का इंतजाम हो रहा है। तो ये अगला साल हमारे ऑपरेशन को एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी अहम है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि
ये 260 अरब का प्रोग्राम है और यकीनन इतने बड़े प्रोग्राम की एक ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। आपने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी हैं। जब आपने टेक ओवर किया तो बहुत सारे खदशात थे, इल्ज़ामात थे, आपने भी बहुत से ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए, करप्शन को रोकने में एक बहुत बड़ा आपने रोल प्ले किया। तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर सकती हैं कि प्रीवियस टेन्योर्स में इसी प्रोग्राम पे मतलब कि नॉन डेवलपमेंट यानी कि जो मुस्तहिकीन को नहीं जा रहा था बल्कि ऑपरेटिंग कॉस्ट की मद में पैसा खर्च हो रहा था, वो क्या था, और अब आपने आके जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके तहत अब यानी कि जो इसके जो रनिंग कॉस्ट है वो कितनी है इस प्रोग्राम की? देखिए जी, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिफरेंट प्रोग्राम की डिफरेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। इस वक्त जो है 7 के साल की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 2.5% से कम है। एक जो हमारा देखिए बच्चों की तालीमी वज़ाइफ का जो प्रोग्राम था पीछे, पहले जब ये 50 डिस्ट्रिक्ट में चलता था तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तकरीबन 8% थी, क्योंकि ज्यादा काम आउटसोर्स होता था इंस्टीट्यूट को। और अब हम इसका जो नया निज़ाम लेके आए हैं उसके तहत हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट 3% हो गई है। तो जैसे जैसे आप अपने सिस्टम बेहतर करते हैं वैसे वैसे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है। तो हम अपने गवर्नेंस रिफॉर्म के साथ साथ इस चीज़ पे भी खास तवज्जो देते हैं कि एग्जीक्यूशन कॉस्ट हमें क्या आ रही है, और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम से कम रखा जाए। तो 3% ऑफ द एंटायर प्रोग्राम जी 3% ऑफ द एंटायर प्रोग्राम जी, ये एक प्रोग्राम का मैं आपको बता रही थी, मगर जो हमारा सबसे रिसोर्स इंटेंसिव प्रोग्राम है एहसास किफालत, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट 2.5% कम है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो दायरा कार बढ़ाने की आपने बात की है, जैसे आपने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम की बात की कि 14 से 50 जो है वो अजला के ऊपर वो चला जाएगा। फिर पनाहगाहों और कोई भूखा ना सोए ये वाले प्रोग्राम्स हैं। एक तो दायरा कार बढ़ाना होता है और एक होता है कि स्टैंडर्ड जो है उसका बेहतर किया जाए। तो आप समझती हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता है, उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, दायरा कार बढ़ाना, अपस्केल करना एक चीज होती है, जैसे कि आपने खुद कहा उसमें क्वालिटी लाना दूसरी चीज होती है, उसकी गवर्नेंस बेसिस करना तीसरी चीज होती है उसमें। तो आप खाली अपस्केल नहीं करते, आपको ये चीजों पे फोकस रखना पड़ता है। और हमारी कॉन्स्टेंट कोशिश यही होती है क्वालिटी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत से हुकूमत के बेनिफिट्स पहुँचाएं, उन पे कोई एहसान न जताएं। बार बार हम अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि ये हुकूमत का आपका हुकूमत के ऊपर हक है, हुकूमत आपके साथ कोई एहसान नहीं कर रही। हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि ये काम गैर जानिबदाराना अंदाज से हो, इसमें अकरबा परवरी का अंसर ना आए, इसमें सियासी मुदाखलत का अंसर ना आए। हुकूमत की जो ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो भी प्रोग्राम एहसास के दायरे कार में चलते हैं, पूरी हमारी कोशिश होती है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, अपस्केलिंग, न्यू इनिशिएटिव, क्वालिटी इन्हांसमेंट, गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट, ये इन तमाम कंसिडरेशन के साथ साथ चलती है। और एहसास के दायरे कार में कुछ तो कैश ट्रांसफर्स हैं, कुछ कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स हैं, कुछ केयर सर्विसेज हैं, कुछ जिनको कहते हैं पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं कि जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के लिए मदद देते हैं। तो एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं। और ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये एक थ्योरी ऑफ चेंज से लिंक्ड हैं कि मतलब एक फिलॉसफी है कि अगर आप इस तरह से रोल आउट करेंगे इंटरवेंशन तो उसका जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो क्या होगा। और फिर ये तमाम जो चीज़ें हम करते हैं उसके क्लियर अहदाफ हैं, वो टाइम बाउंड हैं, आउटकम बेस्ड हैं, वो ट्रैक करते हैं हम डिलीवरी यूनिट से। तो एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ है और पूरी से पूरी कोशिश है कि लोगों को एक दयानतदारी के लिए हेल्प किया जाए। डॉक्टर साहब, कल मुशीर ख़जाना साहब की जो स्पीच थी उन्होंने कहा कि 15% जो पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। अभी जो आप
पूरा हमारा ये आपका प्रोग्राम है, इसमें बहुत से लोगों को शामिल होना है, लेकिन जब ये पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो ऐसे बहुत से पोटेंशियल लोग हैं कि जिनको आप करना चाह तो रहे होंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन वो प्रोग्राम में आ नहीं रहे, तो एक खुशाइन बात भी है। तो ये पर कैपिटा इनकम का और आपके प्रोग्राम का यकीनन एक बराह रास्त ताल्लुक भी बनता है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा जो आपके टारगेट्स हैं, और जब हमारी ये मईशत में बेहतरी आएगी तो ऑब्वियसली आपके लिए आसानी होगी, प्रेशर कम होगा, आगे जो लोगों को इंक्लूड करना है उनकी तादाद में भी कमी आएगी। जहाँ जहाँ हमने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जहाँ जहाँ गुर्बत की शरह में कमी आई है, एक बड़े नासिर स्केल पे वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ और जो हुकूमतों की जो सलाहियत होती है उसको ग्रोथ के समरात लोगों तक पहुँचाए जाए, इसका एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो जिसके पास भी पावर्टी एजुकेशन सपोर्ट पोर्टफोलियो है वो मईशत की पहिए को चलता देखते हुए उसके लिए तो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि जो उनके अहदाफ होते हैं उनसे लिंक होते हैं। मगर किसी भी माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, और ये खाली तरक्की पजीर ममालिक की बात नहीं है, ये बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम होते हैं, जहाँ जो बहुत डेवलप मुल्क भी होते हैं वहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं, कैश ट्रांसफर होते हैं, केयर सर्विसेज होते हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, फूड किचन होते हैं, ओल्ड पीपल्स होम्स होते हैं, अबैंडन केयर की ये चीज़ें होती हैं, लोगों को सब्सिडी से इंतजाम करते हैं। तो मैं कहना कि चालू की ये चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मईशत इंशाअल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगी, लोगों तक इसके समरात पहुँचेंगे, मगर साथ साथ ही समाजी तहफ़्फ़ुज़ से जो दायरा कार है उसको प्रॉपर्ली एक्सपेंड करना और प्रॉपर्ली चलाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया नश्ता साहिबा आपके वक्त के लिए। कुछ थोड़ा सा ऑडियो में इशू रहा, हम ये चाह रहे थे कि लोगों की सहूलत के लिए ज़रा वजाहत से हम मज़ीद तफसीलात भी जान सकते हैं। एक तो इसमें अकाउंट खुलवाने का जो तरीक़ाकार है और जो नया ऑप्शन है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शहजाद, उसके हवाले से भी मैं चाह रही थी, और दूसरा यूटिलिटी स्टोर्स पर एहसास कमोडिटी सब्सिडी प्रोग्राम जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। सो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम फिर से जहमत देंगे डॉक्टर साहिबा को, इसके हवाले से मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो हमने गुज़श्ता 2 बरसों में देखा है कि जितनी कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, तो इसमें मज़ीद बजट में जो है एलोकेट करना इस हवाले से इस प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइंद है। एंड आई होप कि इसमें मज़ीद अवाम की फलाह के लिए जो है वो काम होगा, और तरजीहात भी गवर्नमेंट की वाज़ेह होती है। एग्जैक्टली और देखें 25% इजाफा ये कोई कम इजाफा नहीं है। और इसके साथ जैसे अभी कल ही मुशीर ख़जाना साहब ने बताया कि अब ये टेक ऑफ स्टेज है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब मईशत बेहतर होगी, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी, तो हुकूमत को चांस मिलेगा कि ये इस किस्म के सोशल सेफ्टी प्रोग्राम के दायरा कार मज़ीद बढ़ाएँ, मज़ीद इसमें पैसे डालें। और जो कल हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग द प्रोग्राम ट्रांसमिशन कि ये प्रोग्राम इसलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक में अहम है कि हमारे सिस्टम्स बहुत वीक थे, और सिस्टम जब वीक हैं तो हर बंदे को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे भी डॉक्टर साहब अभी बात कर रही थी कि अमेरिका जैसे या यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम, और ये इस किस्म के प्रोग्राम्स वहाँ पर भी इसीलिए चलाए जाते हैं कि उनके भी सिस्टम मजबूत होने के बावजूद वो सबको इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ये जो इंक्लूसिवनेस है इस प्रोग्राम की, ये बहुत अहम है, और उम्मीद ये है कि ये जो पूरा पैसा जो इस पे एलोकेट हुआ है ये खर्च भी यकीनन होगा। एक कैपेसिटी इशू समटाइम्स आते हैं, लेकिन हमने देखा कि एहसास प्रोग्राम में ये नहीं है। होता था पहले, वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ था और एक बहुत बड़ा मसला था। मुझे लगता है कि वो भी किसी हद तक अब लोगों के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है, लोग ट्रस्ट करने लगे। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीम लीडर की भी एक बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहिबा का एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने जिस तरीके से इसको चलाया है। तो नॉर्मली जैसे अभी वो बात कर रही थी कि सियासत की नज़र ना हो जाए। सो पिछले अदवार में ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि इस किस्म के फंड्स को वो समझते थे कि हम जब चाहें जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिस किस्म की चीज़ें सामने आई, प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया जो कि उसके हकदार नहीं थे और पैसे लेते थे गरीबों के नाम पे पैसे। तो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो चीज़ें ठीक की हैं, तो बेहतर यही है कि वो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब।
सो मेरे ख्याल में ये आगे चल के मज़ीद इसमें बेहतरी की उम्मीद करते हैं हम। और हमारी नज़र, बड़ी कड़ी नज़र इन तमाम चीज़ों के ऊपर है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनके ऊपर मज़ीद बात भी करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस बजट में क्या रिलीफ दिया गया है, किस तरह से फैसिलिटेट किया गया एक्सपोर्टर्स को, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हर कदम इवैल्यूएटेड है। टीम से बहुत प्रेशर होगा, मुकाबला ही ऐसा है। and the journey onwards is about the best of the best. This is the toughest competition in the world right now. 60 hours to glory. वेलकम बैक। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मौशी तरक्की में जो बरामदात हैं उनका बड़ा किरदार होता है, और जितनी ज़्यादा बरामदात में इजाफा होता है उतना ज़्यादा आपकी मईशत जो है वो बेहतर होती है, मजबूत होती है। इस साल मार्च से जुलाई तक जो मुल्की बरामदात हैं उसमें 18.3 से तरक्की करके 18.7 तक जो है वो आ गई हैं, और मजमूई तौर पर बरामदात में 14% इजाफा हुआ है। जबकि जो आइंदा साल है, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के मुताबिक बरामदात का जो हदफ है वो 35 अरब डॉलर रखा गया है। लेकिन इसके लिए इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमने जहमत दी है प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मिर्जा साहब, एक तो बुनियादी सवाल ये है, जी, बुनियादी सवाल ये है कि पेश किया जाने वाला जो बजट है और जो तजवीज़ करदा इकदाम हैं उन पर अमल दरामद आपको क्या लगता है किस हद तक मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिन हालात में बजट पेश किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसमें भी हम हैं, उसमें रहते हुए हमने बजट पेश किया। और कोरोना वायरस की थर्ड लहर, चाहे आप उसकी शिद्दत कम कहें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो रही है। शादी हॉल, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, ये वो सब बंद है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुतासिर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ हमारी माशी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर मैं उनको कह सकता हूँ कि वो मुतासिर कुन है। और जो बजट दिया गया है, मैं उसको एक बैलेंस बजट कह सकता हूँ। इस बजट में जो चीज सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि वो तमाम ग्रे एरियाज जिनकी हमने वक्तन फवक्तन वजीर खजाना साहब से मिले थे, बातचीत होती थी, कॉमर्स मिनिस्टर से तो मुसलसल बात होती थी, वजीर आजम साहब से भी बात हुई, फेडरेशन की डेलीगेशन भी मिलकर आया, उसमें वो तमाम चीजें इस बजट में उन्होंने उसी अंदाज में मानी है कि हम कहते थे ये बीमारी है और इसकी दवाई दें आप हमें। अब उन्होंने ये माना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ गिरी है, पिछले साल भी गिरी है, इस साल भी हदफ हासिल नहीं हो सका है। पाकिस्तान एक वक्त में नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, ज़राई अजनास होता था। आज पाकिस्तान बदकिस्मती से नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन और ज़राई अजनास है। हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शुगर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल सवाल है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम नेट इंपोर्टर, मिर्जा साहब एक सवाल सुन लीजिए जरा, जो हम एक्सपोर्ट करें। ठीक ठीक। तो ये चीज वजीर खजाना साहब ने कहा कि ये इसको हम सही करेंगे, हम ज़राअत में रिफॉर्म्स लाएंगे, हम काश्तकार को इंसेंटिव देंगे। और आपने ये देखा कि अभी गंदम की जो कम से कम सपोर्ट प्राइस है उसमें 2000 रुपए
फ्री मंथ करने से 1200 अरब रुपए काश्तकारों को ज़रूरी सेक्टर में गया है। और ये वो 1200 अरब रुपए है जो आपको नजर आता है मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही हैं, आपकी जो जो छोटे गाड़ी वाले थे वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, जिन्होंने मकानात बुक कराने थे उन्होंने फ्लैट और मकानात अच्छा, सवाल सुने मिर्जा साहब, एक सवाल है। मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और मिर्जा इख्तियार बेग अकाउंट जो डिजिटल खोले हैं मिर्जा साहब सवाल सुन लीजिए के करीब और सिर्फ पाकिस्तानी ने पैसे भेजे, ये सब पैसा मार्केट में आया है, तो ये तमाम एक्टिविटीज। चलें, ठीक हो गया। एक सवाल सुन ले मिर्जा साहब लिसन, सवाल सुन लीजिए। एक चीज़ मुझे जो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने ज़बरदस्त किस्म के इंसेंटिव दिए हैं, टैक्स रिलीफ दिए हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, रॉ मटेरियल पे। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त जी और इससे एक्सपोर्ट बेहतर होगी, सारा कुछ होगा, हमें बड़ा रिलीफ दे दिया, लेकिन हमारे खदशात हैं कि जी ये टैक्स कैसे इतना बड़ा टारगेट इकट्ठा करेंगे। भाई आपको रिलीफ दिया है, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। सो ये चीज़ जो है एक तरफ खुशी का इजहार कि आपको इंसेंटिव मिला, दूसरी तरफ आप एप्रीहेंशंस जो है वो शो कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसको जरा थोड़ा सा वाजे करते हैं। डिमांड बढ़ी है, सरिये की डिमांड बढ़ी बगैर साथ साथ वज़ीर खजाना ने इस बजट में एसएमई सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर करार दिया और उन्होंने इस बात को माना है कि किसी मुल्क में जो जॉब्स फराहम होती हैं वो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों से होती हैं, और छोटे दर्जे की और दरमियाने दर्जे की सनतें हमारे यहाँ निगलेक्ट हो। हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिनको आप बड़े दर्जे की सनतें कहते हैं, उसमें तो 9% ग्रोथ हुई, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, सीमेंट का सेक्टर आता है। मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे एक सवाल मैंने किया था, कैन यू हियर मी? स्मॉल एंड मीडियम स्केल मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हमारे यहाँ जो इस मुल्क में जॉब फराहम करता है, ये कोरिया, इंडिया, जापान, चाइना में जो तरक्की हुई, ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री की फरोग पाने से हुई है, उनकी जॉब क्रिएशन से हुई है। तो उन्होंने वादा कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एसएमईज को फरोग देंगे। इस एसएमईज के फरोग में कई रुकावटें हैं, फाइनेंसिंग एक इशू था, उसमें वो देखा गया क्योंकि एक्सपेंसिव बोरिंग कॉस्ट के ऊपर एसएमईज नहीं चलते। फिर स्टेट बैंक ने नए प्रोडेंशियल रेगुलेशन भी दे दिए हैं एसएमईज के, लेकिन बैंक फॉलो नहीं कर रहा है। उसमें कंस्ट्रक्शन पैकेज की तरह फोर्स करना पड़ेगा बैंकों को एक पोर्टफोलियो एलोकेट करके दें। बहरहाल एसएमईज जो है वो दूसरा है। सही। मिर्जा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो हम अभी तक $1.5 बिलियन से आगे अच्छा मिर्जा साहब, मैं से ऊपर तक जी, मेरे ख्याल में शहजाद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पहले वो सवाल कर लीजिए। फिर जी, वो शायद कोई ऑडियो का इशू है। मिर्जा साहब, सवाल मेरा ये था कि एक तरफ हुकूमत ने टैक्स की मद में रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए जो ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी उस मद में बड़े इंसेंटिव और रिलीफ दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को। आप लोग खुश तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि जी ये सारे रिलीफ के बाद आपने जो एक टैक्स कलेक्शन का टारगेट रख दिया है वो कैसे आप पूरा करेंगे? तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करने के और उनका साथ देने के, यकीन दिलाने के, तो खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है, ये मुझे बता दीजिए। को मराद नहीं दी जो उन्होंने दी थी। पहली बार आपने 10 साल टैक्स एग्जम्पशन आईटी सेक्टर को दी, क्यों नहीं दी पहले? आपने क्यों नहीं इसमें पेमेंट की मुख्तलिफ तरीके, चैनल्स जो है वो एक्सेप्ट करें जिनसे पेमेंट लाई जा सकती हैं? ये सब कुछ चीजें थी जो रुकावटें थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, अपने राय का इजहार कर रहे थे। ये जो कुछ खदशात, ये जो मैंने मिर्ज़ा साहब से सवाल किया, कुछ ऑडियो का शायद इशू था, ये बड़ा अजीब सी बात है कि इनकी डिमांड थी इंडस्ट्रियलिस्ट की कि भाई रॉ मटेरियल बड़ा महंगा मिलता है हमें बाहर से, हमें तरह तरह की 3 जगह उस पर रिलीफ आपको दिया है, और अब ये उनका फ़र्ज़ है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब आप जब बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ड्यूटीज़ देंगे, एक्सपोर्ट आप करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स में हिस्सा है, शेयर है, वो बढ़ जाएगा। ना कि हुकूमत के आप सवाल करें, फिर तो ये था कि हुकूमत ना उस पर कम करती, आपसे वसूल करती, ठीक, मजीद टैक्स आप पर लगाती। अच्छा, एक और चीज़ शहजाद, टैक्सेस कम तो किए गए हैं और आप भी जो सवाल बार बार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कौन सी एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं, किन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा? टैक्स कलेक्शन भी तो जाहिर है एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी कोई डिटेल्स जो है वो सामने नहीं आई हैं। नहीं, उसकी डिटेल्स सामने है, जो कल एक बहुत अच्छी बात हुई और बार बार मुशीर खजाना ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी ये जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, अब ये नहीं है कि आपको जैसे
बहुत से कंसर्न थे कि हैरेसमेंट होती है और बिला वजह नोटिस जाते हैं, वो नहीं आएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत आप कहेंगे जी ये मेरा जायज़ टैक्स बनता है, मैं टैक्स नेट में आना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे जो रिटेलर्स हैं, जो जहाँ पे आप जो है वो पॉइंट ऑफ सेल्स पे आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि पहले आप चंद लाख को लेके आएंगे इस दायरे कार में और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहेंगे। सो ये एक अच्छा इकदाम है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो एग्रीकल्चर के ऊपर ये मिर्ज़ा साहब भी बात कर रहे थे कि हम मतलब कॉटन इंडस्ट्री आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट्स जो है वो लेके आती है, ज़र मुबादला लेके आती है मुल्क के अंदर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती हुई कि ग्रोअर ने, किसान ने कॉटन की जगह शुगर केन लगाना शुरू किया। कल भी हमने बड़ी इस पे तफसील से डिस्कस किया। तो वो क्या वजह थी? जब आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, वही चीज़ आप बाहर से मंगवा के जो लाएंगे, और उस पर सितम ये है कि अगर आपको चीनी भी महंगी मिलेगी बावजूद इसके, तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चैलेंजेस हैं जो कि ठीक होने हैं। लेकिन बुनियादी करें ना, उसमें एक तो ये है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एक बिल्कुल नया टैक्स सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया गया, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडर्स के हवाले से कुछ ऐसा जो है वो नहीं किया गया। मेरे ख्याल में उस हवाले से भी तवज्जो देने की जरूरत थी। एक प्रॉपर अगर उनके लिए भी एक टैक्स सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा ट्रेडर्स में पॉइंट ऑफ सेल की बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शहरों में चले जाएं, शहरों की मंडियों में जाएं, तो आज तक वहाँ पे पर्ची सिस्टम पे काम होता है, अरबों रुपए के सौदे इधर से उधर। वहाँ पे तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियल स्टेट में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने रियल स्टेट में है। लेकिन ये बात वही सेल्फ असेसमेंट स्कीम का मकसद ही है कि बजाय इसके कि हम आपके पीछे भागते रहें और आपसे मनी ट्रेल का डिमांड करते रहें, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप आएँ और इस पर बात करें। सो मेरे ख्याल में, और टारगेट को इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस किस्म के इंसेंटिव दिए गए हैं, और बात वही है कि जब ये बिजनेसमैन जिनका बिजनेस ग्रो करेगा तो डेफिनेटली इनके जो है वो जो टैक्स की रेशो है वो भी बढ़ेगी और उसमें इजाफा होगा। अच्छा, जो ये 35 अरब डॉलर का हदफ रखा गया बरामदात का, आपको लगता है कि ये, क्योंकि गुज़श्ता जो था जो टारगेट था वो उस तरह से अचीव नहीं हो पाया, 20 अरब 90 करोड़ डॉलर रही हैं बरामदात, 14% इसमें इजाफा हुआ है 10 माह के दौरान रवा माली साल। तो ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से हमें सूरत हाल नजर आ रही है उसमें हम ये ना अचीव कर सके। देखिए, ये जो आपका करंट अकाउंट जो आपका इस वक्त जो पहले डेफिसिट में था और अब $800 मिलियन प्लस में है, उसके कंपोनेंट्स हैं। उसमें आपकी रेमिटेंसेस भी हैं, उसमें आपकी जो ट्रेजरी बिल्स भी हैं जो फ्लोट करती है, गवर्नमेंट्स बॉन्ड करती है, और फिर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती हैं। सो प्रेशर आपके इस पे करंट अकाउंट पे इंपोर्ट की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो कोशिश मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सप्लीमेंट करें एक दूसरे को। ये ना हो कि 25 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी तो भेज दें, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट वहीं 20-22 पर रहें। तो वो हमें जाहिर बात है करनी है। और आगे ये मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारी कल भी बात हो रही थी कि हमारी जो इम्पोर्ट पर बड़ा प्रेशर आने वाला है। उसकी वजह ये कि हम जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, वहाँ पे हमने बहुत सी एग्जेम्पशंस देनी है। सो बहुत सी ऐसी मशीनरी आपकी एक्सपोर्ट होने जा रही है अगले 1-2 साल में कि जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल यकीनन बहुत बढ़ेगा। उससे कंट्रोल आप नहीं कर सकते। कंट्रोल उसी सूरत में हो सकता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बेहतर कर लें। बिल्कुल, और इन इंसेंटिव का मकसद ये था कि आपकी एक्सपोर्ट अच्छी हो। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और एक्सपोर्ट्स जो है उनमें इजाफा हो। जैसे स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें रिलीफ दिया गया है, वो कम किया गया है, जिससे स्टॉक मार्केट जो है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन इससे पहले हम ये सुनते रहे हैं, इस मरतबा तो उन्होंने ये कहा वज़ीर ख़जाना ने कि जी स्टॉक मार्केट में जो मसाइल हैं या हमें नुकसान हुआ उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये देखते रहे हैं कि हमेशा क्रेडिट जो है वो हमारे वज़रा लेते रहे हैं स्टॉक मार्केट में जब भी बेहतरी आई है उसका। तो ये बात मुझे समझ में नहीं है। हालांकि दुनिया की चौथी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो है वो इसको कहा जा रहा था। पाकिस्तान की समटाइम्स तो हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की एक स्टॉक मार्केट है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह जो है परफॉर्म करती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि दुनिया भर में जब क्राइसिस आता है तो पाकिस्तान की एक स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है। सो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट किस तरीके से अपने आप को लिस्ट करती है, कम्पीट करती है अगेंस्ट अदर जो कंपेटिटर्स हैं। दूसरी बात यह कि अभी पाकिस्तान में एक सबसे अहम बात और सबसे जो बड़ी वजह यह है कि हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं, जो हमारे बाहर से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे डायरेक्टली, उस पे जो हमारे बैंक्स के जो रेट्स हैं, बाहर अगर आप अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं तो 0% पे आपको जो है वो आपका वो होता है कि आपने पैसा रखा, 5 साल बाद भी पैसा वहीं का वहीं है। तो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है लोगों को।
और स्टॉक मार्केट में जो ये इन्होंने इस वक्त गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स में जो कमी की है, इससे यकीनन वो मजीद रिबाउंड करेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और पिछले आपने देखा कि 2-3 हफ्तों में स्टॉक मार्केट आपकी किस तरीके से वन बैरियर आफ्टर अनदर बैरियर उसने क्रॉस किया है। तो लेकिन अगेन बात वही है कि इट्स ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, और आपकी जो बाकी जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो किस तरीके से लिंक करते हैं स्टॉक मार्केट से। जो पाकिस्तान में जैसे भी हम पर्ची का हवाला दे रहे थे वो नहीं है। एक कमेंट कर दे जरा, ऑपोजिशन का जो किरदार रहा है, अभी तो स्पीच शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले एहतजाज, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये बजट नहीं है, ये बजट तो पूरा साल आता रहेगा मिनी बजट की सूरत में। तो लोगों को मेरे ख्याल में थोड़ा सा, अगर आप पॉजिटिव कोई बात करें, जब आपके जो मौशी एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर रहे हैं, नाकिदीन भी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप तारीफ कर दें, लेकिन वही रिवायती सियासत। अगर यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान की जगह अमेरिका का बजट भी पेश हो जाए ना, तो ऑपोजिशन चाहे कोई भी हो, तो ऑपोजिशन ने यही बात करनी है। सो ऑपोजिशन का तो हम कोई वो नहीं कह सकते, उनका ये कि एक पॉलिटिकल स्नोग्लेयरिंग वो करते हैं, वो करते रहेंगे, उनकी सियासी वो है। लेकिन इससे पहले के वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है प्रोग्राम में, हमारे साथ मेहमान शायद मौजूद जी बिल्कुल, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे सात मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको हमने आज मदऊ किया है ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि अखुवत फाउंडेशन की न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तारीफ़ की, बल्कि वज़ीर ख़जाना साहब ने भी ये कहा, एग्जाम्पल दी, क्योंकि आपका एक बड़ा जो है वो मॉडल जो आपने इंट्रोड्यूस कराया है कर्ज़ों के हवाले से, और इस दफ़ा जो बजट में जिस तरह से आवाम को, गरीब आवाम को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं, फिर होल सेल फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंकों से ये कर्जे जो हैं ये उनके ज़रिए दिए जाएंगे, और फिर ट्रैक्टर्स लेने के लिए जो हमारे किसान हैं उनको शहरी इलाकों में घर बनाने के लिए 20 लाख का जो कर्जा है वो। तो ये सारी जो चीज़ें मैं जानना आपसे ये चाहूँगी कि जो पूरा एक प्रोसेस है जो जिसको फॉलो किया जा रहा है, ये बड़ी बात है, और पूरी दुनिया में इंटरनेशनली भी जो है बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है आपकी फाउंडेशन को। तो थोड़ा सा अगर हमें इस प्रोसेस के हवाले से आप बताएं कि ये कितना मुश्किल है और इसको किस तरह गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है, और क्या कोई कोलैबोरेशन होगी गवर्नमेंट के साथ आपकी? जी थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपके मेहरबान अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि अगर तो नीयत अच्छी है, इखलास है और एक जुनून की कैफियत है कि हमने इस मुल्क से गुर्बत खत्म करनी है, तो प्रोसेस मुश्किल नहीं है। और अगर और कुछ मसाइल हैं तो फिर प्रोसेस बहुत मुश्किल है। तो हमें यकीन है कि जिस दयानत से और जिस इखलास के साथ ये स्कीम अनाउंस की गई है, उसके रूबरू कोई भी मुश्किल साबित नहीं होगी। अब तरीकाकार ये होगा कि हुकूमत और हुकूमत जैसे बहुत से और अदारे भी हैं, तो वो उनको होल सेलिंग की जाएगी, यानी एक बैंक है वो 1 अरब 2 अरब 10 अरब उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उसको दे देगा, और वो अदारा फिर आगे से उस रकम को हुकूमत के बताए हुए असूलों के मुताबिक जरूरतमंद लोगों में तकसीम करेगा। यानी हुकूमत की अगर मैं मिसाल दूं तो ये तकरीबन 800 दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में हमारे, तो हम अपने दफातर के कुर्बो जवार में, ऑपरेशनल एरिया में वो लोग ढूंढेंगे जो कारोबार करना चाहते हैं, उनको हम छोटे कर्जे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक देंगे बगैर सूद के। इसी तरह से जो घर बनाना चाहते हैं उनको 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक बगैर सूद के घरों की तामीर के लिए कर्जे दिए जाएंगे। तो यूं ये शौकत तरीन साहब को बहुत बड़ा एजाज आता है कि उन्होंने एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढा कि वो लोग जिन पर कन्वेंशनल बैंक जिन तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि कन्वेंशनल बैंक 5 लाख 10 लाख के कर्जे नहीं देता, वो करोड़ों के कर्जे देते हैं, बड़े बड़े कर्जे देते हैं। तो जो लोग 1,50,000 2 लाख का कर्जा लेके कोई दुकान बनाना चाहता है, कोई ब्यूटी पार्लर बनाना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल रिपेयर वर्कशॉप बनाना चाहता है, तो ऐसे लोगों की तक रसाई जो है वो माइक्रो फाइनेंस अदारे यानी डॉक्टर साहब एक सवाल है सर, वो ये कि एक शख्स जो 1 लाख रुपए के कर्जे का मतलाशी है, उसके पास यकीनन ना अपना घर होगा, ना कोई ऐसा एसेट होगा कि जिसको वो प्लेज करके बता सके कि जी ये मेरी गारंटी है और मैं कर्जा लेके वापस करूंगा। सो ऐसे लोग तो किसी किस्म की कोई गारंटी, कोई मतलब कोलैटरल किसी किस्म का कोई शो नहीं कर सकेंगे, उसको क्या तरीके से है कि ये यही तो समझने वाली बात है, ये कर्जे फिजिकल कोलेटरल के बगैर सोशल कोलेटरल की बुनियाद पर होंगे। उस शख्स का जो समाजी रुतबा है, उसकी जो इस माशरे में जो उसका जिसे पंजाबी में विहार कहते हैं कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, उसी चीज को वो गिरवी रखेगा। ये कोई उसको अगर जमीन घर या सोना चांदी रखना है तो फिर तो गरीब को कभी कर्जा मिल ही नहीं सकता।
तो यही वो निज़ाम है। सर मेरी तरफ से बिल्कुल सही कहा, वक्त की कमी है। एक बिल्कुल वेरी क्विक क्वेश्चन, वो ये कि आपकी फाउंडेशन कर्जे देती है इसी असूल की बुनियाद पे, जो रिटर्न का रेशो है वो कैसा है, रेट क्या है उसका? लोग सर हमारी जो अदारे ने साबित किया है कि पाकिस्तान एक दयानतदार कौम है, ईमानदार लोग हैं। हमने 40 लाख से ज्यादा कर्जे दिए, 150 अरब रुपए दिए और 99.9% की शरह से रकम वापस मिली। अच्छा, वेरी गुड। दिस इज एन एविडेंस के हाउ ग्रेट अ नेशन दिस इज। ये उम्मीद है, ये यकीन है, और इसी उम्मीद और यकीन पर हुकूमत पाकिस्तान ने एतबार करते हुए Exactly, बिल्कुल एक मॉडल सिस्टम जो है उन्होंने कहा, न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने बल्कि वज़ीर ख़जाना ने भी, और उसकी तारीफ़ की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, वरना मज़ीद भी डिटेल्स जो हैं वो आपसे जानते। हुकूमत ने 150 अरब रुपए के छोटे कर्जे जो हैं वो दिए हैं, जिससे रिकवरी अभी उन्होंने खुद बताया डॉक्टर साहब ने कि 99% तक जो है वो उनको हुई है। सो इसी मॉडल को इसी वजह से फॉलो भी किया जा रहा है। ऑलमोस्ट $1 बिलियन, एग्जैक्टली, व्हिच इज अ बिग थिंग। और इसके साथ ही नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिशेल बुखारी, शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।